गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 में जीव जनन कैसे करते हैं में पादपों में लैंगिक जनन तथा मानवों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन क्या है एवं इसके प्रकार। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। जनन द्वारा जीव अपनी जाति की वृद्धि करता है। जनन के दो प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन, यह जनन का वह प्रकार है जिसमें एकल जनक से नया जीव उत्पन्न होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नया जीव आनुवंशिक रूप से जनक के समान व समरूप होता है। मीन्स जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिकल होता है। यह सरल शारीरिक संरचना वाले जीवों में जनन की विधि है। विभिन्नताएं डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। इसी वजह से अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होने की जो दर है वो बहुत ही धीमी है। लैंगिक जनन, दो जीव नर तथा मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। युग्मकों का निर्माण होता है जिनके संलयन से जीव उत्पन्न होता है। आनुवंशिक रूप से नया जीव जनकों के समान तो होता है परंतु समरूप नहीं होता है। समान होने में और समरूप होने में एक डिफरेंस है कि जो नया जीव लैंगिक जनन के द्वारा बन रहा है उससे डीएनए 50% डीएनए माता से मिल रहा है और 50% डीएनए पिता से मिल रहा है, इसलिए वो उनसे थोड़ा बहुत मेल खाता है, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मेल खाता है, पर वो पूरी तरह से किसी एक पेरेंट जैसा नहीं होता है। इस जनन विधि में अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। दोनों जनक समान मात्रा में संतति को डीएनए देते हैं। इस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होने की दर अधिक होती है। लैंगिक जनन जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में जनन की विधि है जिनमें जनन के लिए विशिष्ट उत्तक या अंग पाए जाते हैं। इन विशिष्ट उत्तकों या अंगों को जननांग कहते हैं। यह जननांग एक विशिष्ट कोशिकाएं बनाते हैं जो संलयन करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। इन विशिष्ट कोशिकाओं को युग्मक यानी कि गैमीट्स कहते हैं। दो तरह के गैमीट्स होते हैं, नर युग्मक मेल गैमीट्स और मादा युग्मक फीमेल गैमीट्स। सरल संरचना वाले जीवों में युग्मकों का आकार तथा आकृति में विशेष अंतर नहीं होता है। उन्हें समाकृत युग्मक या आइसोगैमीट्स कहते हैं। परंतु अधिक जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में दोनों प्रकार के युग्मकों की आकृति तथा आमाप में अंतर होता है। ऐसे युग्मकों को विषमाकृत युग्मक या हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। एक जनन कोशिका बड़ी होती है तथा उसमें भोजन का भंडार भी होता है जिसे मादा युग्मक या फीमेल गैमीट कहते हैं, तथा दूसरी जनन कोशिका अपेक्षाकृत छोटी और गतिशील होती है। इसमें भोजन का भंडारण नहीं होता है, इसे नर युग्मक या मेल गैमीट कहते हैं। युग्मक विशिष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है, जिसके फलस्वरूप निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। युग्मक अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के द्वारा बनते हैं। समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इस विभाजन में एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जनक कोशिका में विभाजन से पूर्व गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो रही है, मतलब कि डीएनए की प्रतिकृति बनी। उसके बाद कोशिका का विभाजन हुआ है जिसके फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में भी जनक कोशिका के समान गुणसूत्र है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, इस प्रकार के कोशिका विभाजन में जो संतति कोशिकाएं बनती हैं उनमें जनक कोशिका के मुकाबले गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 से पहले डीएनए की प्रतिकृति बनती है यानी गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है। उसके बाद उसका कोशिका विभाजन होता है। इससे बनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है, परंतु मियोसिस 1 के बाद फिर से
कोशिका विभाजन होता है, पर उससे पहले गुणसूत्रों की संख्या दुगनी नहीं होती। इसलिए जो नई कोशिकाएं बनती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के मुकाबले आधी होती है। पादपों में जन्म। पादपों में जड़, तना, पत्ता, कायिक भाग होते हैं तथा पुष्प जनन भाग होते हैं। पुष्प के मुख्य भाग: बृहददल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। आइए हम पुष्प के भागों को और अच्छे तरीके से जानने के लिए पुष्प का डायसेक्शन करके देखते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने एक गुड़हल का पुष्प लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाहर की तरफ आप देखिए, इसमें ये हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं जिन्हें हम बृहददल या सेपल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेपल्स को यानी कि बृहददल को अलग करेंगे। तो नीडल की सहायता से मैं कट इसमें लगा लिया है और अब हम इनको धीरे धीरे अलग कर देंगे। ये सेपल्स अलग कर दिए हमने। इसके बाद हम एक एक करके पंखुड़ियों को अलग करेंगे। पंखुड़ियाँ ये पुष्प का रंग बिरंगा भाग है, जिन्हें इंग्लिश में हम पेटल्स बोलते हैं। ये पुष्प के जननांग यानी कि स्त्री केसर और पुंग केसर को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा ये पॉलिनेशन के लिए, परागन के लिए पक्षियों को और कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये ट्यूब्स आपको दिख रही है, ये जो पुष्प मैंने लिया था ये एक उभयलिंगी पुष्प है। मतलब कि इसमें नर जननांग पुंकेसर और स्त्री जननांग स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये ऊपर की तरफ आपको ये पीले रंग के जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, ये है पुंकेसर, जिसके दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इसके पुंकेसर, जिसमें दो भाग हैं, तंतु और परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण विकसित होते हैं, जिनके अंदर नर युग्मक उपस्थित होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये है इसके वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र जो है, ये स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित होती है: वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो इसमें जो ये लंबी ट्यूब आपको दिख रही है, ये इसकी वर्तिका नहीं है, ये एक स्टेमिनल ट्यूब है। वर्तिका को निकालने के लिए हम नीडल से इसके अंदर एक इंसेशन बनाते हैं। बहुत धीरे धीरे हमें ये इंसेशन बनाना है, ताकि अंदर से वर्तिका को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब आप देख सकेंगे यहाँ पे अंदर की तरफ एक सफ़ेद रंग की नली, ये है वर्तिका। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका, और वर्तिका के बिल्कुल अंत में स्थित है अंडाशय। हम स्टेमिनल ट्यूब को अलग कर देते हैं तो हमें और अच्छे से इसका व्यू मिल जाएगा। तो ये है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और अंडाशय, ओवरी। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए अंडाशय का एक सेक्शन लेके रखा है, टीएस सेक्शन, जिसे आप देख सकते हैं। पुष्प के मुख्य भाग, जैसे कि अभी हमने डायसेक्शन में देखा, बृहददल। सबसे बाहर बृहददल या सेपल्स होते हैं, ये कली की सुरक्षा करते हैं। फिर पंखुड़ियां, ये पुष्प का रंग बिरंगा भाग होती है, जो कि पक्षी और कीटों को आकर्षित करते हैं। ये पुष्प के जननांगों की रक्षा करते हैं। स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल, ये पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ये स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। परागकण इस पर आकर परागनली विकसित करते हैं। वर्तिका, स्टाइल, स्त्री केसर के इस नलिकार भाग को वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। परागकणों से निकलने वाली वर्तिका, परागनली वर्तिका से गुजरकर अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय यानी कि ओवरी, ये स्त्री केसर का निचला हिस्सा है। इसके अंदर बीजांड स्थित होते हैं, जिनमें एक अंड कोशिका होती है। इसके 2 सिरे होते हैं: चैलेजल सिरा, जिसपे 3 एंटीपोडल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं,
दूसरा सिरा होता है माइक्रोपाइल, जिसपे 2 सिनर्जिड कोशिकाएं उपस्थित होती है तथा एक ओवम उपस्थित होता है जिसे अंड कोशिका कहते हैं। इसके मध्य में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पुंकेसर स्टेमन, यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश यानी कि एंथर्स। परागकोश के अंदर परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जननांगों के उपस्थिति के आधार पर पुष्प के 2 प्रकार होते हैं, उभयलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन पुष्पों में स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण पपीता, तरबूज। परागन, यह जनन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। परागन वह प्रक्रम है जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन। स्वपरागन में पुष्प के जो परागकण है उसी पुष्प के स्त्री केसर पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। परपरागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागन में सहायता करने वाले जीव है पक्षी, कई पशु, कीड़े और मधुमक्खियां, इसके अलावा हवा और पानी। परागन के पश्चात परागकणों से पराग नली विकसित होती है जिसमें नर युग्मक उपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं, परागकण में से पराग नली विकसित होती है, उसी के साथ साथ उसमें जो केंद्रक उपस्थित होता है उसमें विभाजन होकर वह 2 नर युग्मक बना लेते हैं। पराग नली विकसित होती हुई वर्तिका से गुजरती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय में पहुंचकर वह इन नर युग्मकों को बीजांड में छोड़ देती है, जहां पर एक नर युग्मक अंड कोशिका या मादा युग्मक के साथ संलयन करता है। मींस वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद ovum, which and this process is known as fertilization, which leads to the formation of a zygote. इनके फ्यूजन से, नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से, संलयन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंडोस्पर्म बनाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, 2 संलयन हो रहे हैं, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज के विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण बनता है जिससे वह बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बीज का अंकुरन, बीज उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित होता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। बीज के नए पौधा विकसित होने के इस प्रक्रम में पहले भावी जड़, जिसे रेडिकल या मूलांकर कहते हैं, विकसित होती है तथा बाद में भावी प्रारोह, जिसे प्रांकुर या प्ल्यूम्यूल कहते हैं, विकसित होता है। बीज पत्र अंकुरन के समय नए पौधे को भोजन प्रदान करता है। मानवों में जनन, जटिल शारीरिक संरचना के कारण मानव में लैंगिक जनन द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। 11 से 19 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। इस दौरान लड़के और लड़की के शरीर में कई परिवर्तन आते हैं तथा उनमें लैंगिक परिपक्वता आती है। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है, यौवनारंभ कहलाता है। यह दर्शाता है कि उनमें लैंगिक परिपक्वता आ चुकी है। यौवनारंभ के समय लड़के और लड़की के शरीर में कई परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए काख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तेलीय होना तथा मुहासे निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगते हैं। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलती है, आवाज फटने लग जाती है। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य अंग हैं
टेस्टिस, वृषण, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा और शिशिन, पेनिस। वृषण यानी कि टेस्टिस जो है ये मुख्य अंग है, क्योंकि शुक्राणु मतलब कि नर युग्मक जो है वो वृषण में बनते हैं। उदर गुहा अब्डोमिनल कैविटी से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। यह उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और उदर गुहा में तापमान 37 डिग्री होता है। इससे नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो कि नर में गौण लैंगिक लक्षणों यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नियंत्रित करता है। शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग, यूरिनरी डक्ट, ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। इन ग्रंथियों के स्राव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अंडाशय ओवरी मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण करता है। लड़कियों में जनन के समय अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय एस्ट्रोजन पर और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिका में ही होता है। गर्भाशय, यूट्रस, यहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स द्वारा योनि में, वजाइना में खुलता है। लड़कियों में यौवनारंभ होने पर हर महीने अंडाशय से अंड कोशिका परिपक्व होकर मुक्त होती है और गर्भाशय निषेचित अंड को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। इस दौरान गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पॉन्जी भी हो जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन का साइकिल का एक चित्र है। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का चित्र है। इसमें दिखाया गया है कि मेंस्ट्रुएशन की जो ये साइकिल है कैसे ऑपरेट होती है। हर महीने जो गर्भाशय है उसकी भित्ति जो है वो मोटी होने लग जाती है और मांसल हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, ताकि अगर निषेचन हो मतलब कि मैच्योर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो तो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण देने के लिए वह भित्ति मोटी और स्पॉन्जी हो जाती है। 14वें दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन 14th डे पे एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब्स में वहां पहुंचकर वह स्पर्म का यानी शुक्राणु का 1 से 2 दिन तक वेट करता है। अगर उस टाइम में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वह जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जाइगोट यूट्रस यानी कि गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। परंतु अगर उन 2 दिन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो एग धीरे धीरे मरने लग जाता है, मतलब एग टूटने लग जाता है और उसी के साथ साथ यूट्रस की जो लाइनिंग, गर्भाशय की जो भित्ति मोटी और स्पॉन्जी हुई थी उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती है, तो वह भी टूटकर रक्त और म्यूकस के साथ योनि मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे हम रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लड़कियों में जब एक लड़की लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है तो उसमें रजोधर्म या ऋतुस्राव आरंभ हो जाते हैं। पहले रजोधर्म या ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम मीनार्च कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं, जिसे रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट उत्तक है। यह तश्तरी नुमा होता है जो कि गर्भाशय में धंसा होता है। इसके कार्य, ये मां से पोषण भ्रूण तक पहुंचाता है, मतलब कि मदर के ब्लड से ये न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और उसे
फीटस या भ्रूण तक पहुंचाता है और भ्रूण द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको ये मदर के ब्लड में डाल देता है, जहां से वो क्लीन हो जाते हैं। गर्भकाल की अवधि 9 महीने की होती है। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे कि जीवाणु जनित रोग, उदाहरण के लिए गोनेरिया, सिफिलिस, या विषाणु जनित रोग जैसे कि मस्सा या HIV एड्स। गर्भरोधन, गर्भ धारण करने को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार, यांत्रिक अवरोध, शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उदाहरण के लिए शिशन को ढकने वाले कॉन्डोम या योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके शरीर पे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। शल्य क्रिया तकनीक, शल्य क्रिया तकनीक यानी कि सर्जिकल मेथड्स, इनमें पहला है नसबंदी। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मादा जनन तंत्र में अंड कोशिका का निषेचन कहाँ होता है? पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होता है? लैंगिक क्रिया द्वारा संचरित होने वाले विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। नर और मादा युग्मकों से के निषेचन से क्या बनता है? परागकण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है? माता के शरीर में भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है? इसके साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।